वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अगर आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। देखिए, एटम्स जो होता है वो एक सिंगल सब्सटेंस है। कहने का मतलब एक ऐसा सबसे छोटा सब्सटेंस मैटर का जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है और उससे बहुत सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। तो एटम्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की, आप ये कह सकते हैं। और दूसरी बात, एटम्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो फॉर्म कौन सी होती है? या तो बच्चों वो करेगा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या वो करेगा आयंस की फॉर्म में। एटम्स हमेशा अपने आप को दो फॉर्म में एग्जिस्ट कराने की कोशिश करता है। मॉलिक्यूल्स में बन जाएगा तो एग्जिस्ट कर जाएगा, या फिर वो आयंस में बन जाएगा तो एग्जिस्ट कर जाएगा। फर्दर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो होता क्या है, एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको कि मैटर है भाई। अब मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो चुकी है? एटम। एटम के बाद क्या बन रहा है आपका? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से फर्दर क्या बन जाता है बच्चों? कंपाउंड। ठीक है, इसी में एक बात ये होती है कि एटम्स आयंस में भी फॉर्म हो जाता है। तो एटम्स की दो स्टेट्स होते हैं, या तो ये आयंस बना दे या फिर ये क्या बना दे? मॉलिक्यूल बना दे। क्योंकि ये दो ही फॉर्म में बनाएगा, फिर आगे फर्दर मॉलिक्यूल कंपाउंड में चले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एटम्स जो है वो अपने आप को दो फॉर्म में एग्जिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन एक एटम है। ठीक, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम है, ये H है, सिंबल इसका H होता है। अब ये मॉलिक्यूल कैसे बने? तो जब मैं H और H को कंबाइन कर दूंगी तो ये बन जाएगा H प्लस H इक्वल टू क्या हो गया? H2। और ये हमारा बन गया मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। तो दो बातें हो गई कि हाइड्रोजन अपने आप को सिंगल स्टेट में जब तक रख रहा था तो ये चीज क्या रह रही थी? एटम रह रही थी। और जैसे इसने आपस में कंबाइन किया वैसे ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करना शुरू हुए। देखिए, इस यूनिवर्स की कोई भी सिंगल यूनिट आप उठा के देख लीजिए। कहने का सिंगल यूनिट मतलब मैटर उठा के देख लीजिए, छोटा सा छोटा पार्टिकल और बड़ा सा बड़ा पार्टिकल भी एटम से ही फॉर्म हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एटम वहां पर हो ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ ये हाइड्रोजन हो गया या कोई भी और सब्सटेंस हो गया, तो एटम वहाँ पर क्या है? हमारी प्राइमरी यूनिट है। दैट मीन्स कि वो हमारा एक फंडामेंटल बेस है। तो अब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो एटम के स्टेट में रहा जब तक वो सिंगल स्टेट में, जैसे ही वो कंबाइंड हुआ वो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। तो कोई भी सब्सटेंस है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, कोई भी स्टेट्स हो, ठीक है, वो हमेशा सबसे छोटी यूनिट क्या कंटेन करेगी? एटम यूनिट कंटेन करेगी। दैट मींस एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब बात करते हैं आयंस के स्टेट में। अब मान लीजिएगा कि हाइड्रोजन H प्लस में चला जाता है। सपोज कर लीजिए H प्लस में चला जाता है, तो यहाँ पर प्लस का चार्ज आ गया। अब आयंस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये चले जाते हैं कैटायंस में, ठीक है, या फिर ये चले जाते हैं एनायन में। आयंस दो स्टेट में टूटकर, या तो वो चले जाएंगे कैटायंस में या चले जाएंगे वो एनायंस में। कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और एनायन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। कहने का मतलब जिस भी एलिमेंट पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा वो कैटायन बन जाएगा, और जिस एलिमेंट पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा वो एनायन बन जाएगा। सपोज एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं H नेगेटिव। H नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये भाई जो स्टेट्स हैं वो कैसे बोली जाती है। जैसे सपोज H प्लस तो मैं उसे बोल दूंगी हाइड्रोजन आयन, ठीक, इसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन आयन। अब H प्लस स्टेट है ना, आयन बोल दिया। अब यहाँ पे एनायन पे नेगेटिव साइन लग गया तो ये H नेगेटिव साइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अब जैसे ये आयंस की बात होगी, ये मैटर की बात होगी, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये समझाया था कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और आपके आयंस क्या है। अब दूसरी बात ये होती है कि जैसे हम डाल्टन की थ्योरी की बात स्टार्ट करते हैं, ये डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था भाई एटम क्या है, बट उससे पहले ही लगभग 2500 साल पहले ही हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कन्नद। महर्षि कन्नद ने
ये एक्सप्लेन कर दिया था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की। अगर आप किसी भी गोल्ड के सब्सटेंस को बहुत ही छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ, या किसी भी सब्सटेंस को आप डिवाइड करते जाओ, तो उसका क्या बनेगा, सबसे छोटा पार्टिकल जो निकल के आएगा वो एटम निकल के आएगा। ये लगभग ऐसे 2500 साल पहले की बात बता दी गई थी, लेकिन ये यहाँ पर डाल्टन को बोला गया है कि जॉन डाल्टन को बता दिया गया है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कह लीजिए कि एक भ्रम फैलाने वाली बात है कि डाल्टन ने एक्सप्लेनेशन किया था, तो सभी बुक में हम पढ़ रहे हैं। बट ये बात हमारे ही फिलोसफर ने बताई है, ठीक है, दैट मींस इंडियन फिलोसफर ने ही बताई है। तो ये बात आप याद रखिए कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और आयंस क्या है, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अब जॉन डाल्टन की अब थ्योरी की बात चलेगी कि जॉन डाल्टन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या बात हुई थी। बहुत सारी इसमें बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। अगर थोड़ा थोड़ा करके उसको एक तरीके से कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बात हम लोग धीरे धीरे समझते चले जाएंगे कि किसमें क्या पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट बात हमने स्टार्ट करी थी मेरी प्रीवियस वीडियो में, वो थी लॉ ऑफ मास के बारे में, दैट मीन्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो उसमें दो लॉज आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था क्या। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवुजियर ने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने ये बताया था कि कभी भी कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उसका एक साइड रिएक्टेंट होता है, दूसरी साइड क्या देता है, वो प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, जैसे सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये हमने लिख दिया सपोज ये लिख दिया a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट साइड, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये साइड मास के बिल्कुल बराबर होगी, दैट मींस मास मस्ट बी इक्वल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दैट मींस दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि कैसे ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की। इसका मैं एग्जांपल भी वहाँ पे समझाया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे CaCO3 को, तो CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप होगा। अब जब इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पर आप मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको देखिए दो चीजें लर्न करनी पड़ेगी। आप 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो इक्वल टू है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ये कैसे हो गया पॉसिबल, देखिए मैं यहाँ पर इनके एटॉमिक मासेस लिख रही हूँ, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ इस वीडियो में आपको। तो कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40, कार्बन का जो मास होता है वो 12 और ऑक्सीजन का होता है 60 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में 3 चला जाएगा। तो 40 प्लस 12 प्लस 48 टोटल कितना हो गया 100। ये 100 ग्राम है टोटल, ठीक है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इधर उधर देखिएगा, ये ब्रेक डाउन हुआ है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम का मास कितना बताया था मैंने 40 और ऑक्सीजन का कितना है 60, कितना हो गया टोटल 56 प्लस ये कार्बन कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना बताया था 16 into 2, तो 12 प्लस 32 इक्वल टू 4 एंड 4, टोटल आया दोनों का प्लस करके कितना, मतलब ये आप प्लस कर दीजिए पूरा अलग से, ये आया 44 और 56 कितना हो गया 100। तो दैट मींस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। ये लेवुजियर ने एक्सप्लेन किया था कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आते हैं निकल के,
वो मास के रिस्पेक्ट में इक्वल होते हैं। ये बात इन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो आपको 2 लॉज पढ़ने हैं 9th स्टैंडर्ड में। आपको एक पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला, और दूसरा आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊंगी। हैव अ गुड डे।